हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 2 और टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर गिवन एपी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होता है। जिन्होंने लेक्चर नहीं भी देखा है तो वो यहाँ पर देख लेंगे कि एपी क्या होता है। तो देखिए, होता ये है एपी में कि आपके पास कोई एक सीरीज़ होती है, एक सीक्वेंस होता है। तो वो जो सीक्वेंस होता है उसमें किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच जब आप एक डिफरेंस देखते हैं तो वो हमेशा सेम होता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस गिवन है। तो ये जो -5 है ये कहलाता है इसका फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ए है वो है आपका -5 और जो डी होता है वो किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डी निकालने के लिए या तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, या फिर जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। जो भी आपको ज़्यादा आसान लगे कि आप इसे सब्ट्रैक्ट इजीली कर लेंगे। तो यहाँ देखिए -1, इसमें से क्या माइनस होगा -5, या फिर सबसे आसान क्या दिख रहा है 7 - 3। तो 7 - 3 कितना होगा, 7 - 3 होगा 4। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 4। तो जो नेक्स्ट टर्म है, मतलब आप कह सकते हैं nth टर्म में से n-1 टर्म को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा d। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है a। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3। जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा a। अब जो आपका d है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर जो d है आपका वो हो जाएगा 0.55 माइनस 0.3। तो ये आपका आ जाएगा d = 0.25। ठीक है, आप चाहते तो 1.05 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या 0.8 में से 0.55 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है। तो इसका मतलब किन्हीं भी दो टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पर फिर से a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है -1.1, और जो d है आपका वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर देती हूँ -3.1 माइनस 1.1। तो ये d आपका कितना हो जाएगा -3.1। इसमें क्या ऐड हो रहा है 1.1। तो ये आपका कितना आ जाएगा -2। तो ये है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। ओके, और जो d है आपका वो क्या हो जाएगा 5/5 ले लीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 3/5 को। तो d आपका क्या आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपके पास d की वैल्यू। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो सीक्वेंस होता है एक नॉर्मल सीक्वेंस, वो हमारा एपी हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वो एपी में है तो उसकी कंडीशन ये होगी कि हर जगह जो डिफरेंस है किन्हीं भी दो टर्म के बीच वो हमेशा सेम होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ए और डी गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एपी मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपको लिखना है, वो सीक्वेंस आपको लिखना है यहाँ पर। तो सीक्वेंस कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म होता है हमारा a, सेकेंड टर्म क्या हो जाता है a + d। अब थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, थर्ड टर्म में फिर से इस वाले में क्या ऐड हो जाएगा d। तो हम कह सकते हैं a + d, ये तो हमारा सेकेंड टर्म है, इसमें क्या ऐड हो जाएगा d, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ये a + 2d है। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी यहाँ पर a + 2d। ओके, तो a + 2d। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a + 3d।
उसके बाद नेक्स्ट A+4D। इसी तरीके से ये हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 4, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी A, मतलब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है आपके पास 4 और D की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस करेंगे और -3, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी A+2 और D की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा -2। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो हमारा सीक्वेंस है वो हो जाएगा 4 1 -2, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हर एक में आप क्या कर रहे हैं, पिछले टर्म में D को ऐड करते जा रहे हैं। तो -2 में D को ऐड करिए, -3 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -5, -5 में फिर -3 फिर से ऐड होगा तो क्या आ जाएगा -8। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, A कितना है आपका -1.5, तो डायरेक्ट लिखती हूँ मैं इसे -1.5। अब इसमें आपको ऐड करना है D को, तो -1.5 में ऐड करिए D को, तो ये हो जाएगा आपके पास -2। फिर से D ऐड करिए, -2.5 -3 -3.5 -4। इस तरीके से ये हमारा सीक्वेंस क्या होगा, चलता रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, -1 लिखिए। अब क्या करना है आपको, इसमें -1 में ऐड करना है आपको 1/2। क्यों, क्योंकि जो सेकंड टर्म है आपकी, जो सेकंड टर्म है वो क्या है यहाँ पर A+D। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -1 + 1/2, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर मिलेगा 1/2। अब आप थर्ड टर्म की बात करिए, तो थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा A+2D, दैट मीन्स -1 + 2 × 1/2, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 0। इसके बाद फिर आप फोर्थ टर्म की बात करिए, तो क्या हो जाएगा A+3D, दैट मीन्स -1 प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 3/2, तो इसे आप कह सकते हैं -1 + 1.5, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 0.5, और 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ये माइनस का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद आ जाएंगे 3/2। इस तरीके से ये आपकी क्या बनेगी, ये सीक्वेंस बनेगा आपका, ये होगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल फॉर्म AP। अब आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर AP फॉर्म होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट सिचुएशन की। यहाँ पर गिवन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज़ ₹150 एंड राइज बाय ₹20 फॉर ईच सक्सेडिंग मीटर। मतलब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, तो जब वो पहला मीटर, जो फर्स्ट मीटर कुआं खोदेगा, ठीक है, क्योंकि कुएं की गहराई बहुत कई मीटर होती है, तो जब फर्स्ट मीटर का जो कुआं खोदेगा उसके लिए वो ₹150 चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद हर एक मीटर, जैसे जैसे कुआं खुदता जाएगा तो हर एक मीटर के लिए ₹20 चार्ज किए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर आपको इसके लिए एक सीक्वेंस बनाना है और फिर बताना है कि ये सीक्वेंस आपका AP में है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होगी हमारी वो क्या आएगी, सबसे जो हमारी बेसिक जो प्राइस होती है वो, ठीक है। तो जब वो फर्स्ट मीटर कुआं खोदेगा उसके लिए उसने कितने रुपए चार्ज किए 150, ये हमारे फर्स्ट मीटर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर उसने 1 मीटर खोदा, मतलब अब कुआं उसने कितना खोद दिया है 2 मीटर, तो अब उसने कितने पैसे चार्ज किए 150 + 20, ठीक है। अगर 1 मीटर कुआं खोदने के लिए कहेंगे तो चार्ज करेगा 150। फिर कहा गया नहीं हमें तो 2 मीटर गहरा कुआं चाहिए, तो कितने रुपए चार्ज होंगे 150 में 20 ऐड हो जाएंगे। अब कहा नहीं भाई पानी अभी नहीं निकला, अब 3 मीटर गहरा कुआं खोदिए, तो कितने रुपए चार्ज होंगे, ये 170 एज इट इज़, इसमें फिर से 20 क्या हो गए ऐड हो गए। पानी फिर नहीं निकला तो कितना गहरा कुआं खोदा गया 4 मीटर, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 190 + 20
पानी फिर नहीं निकला, कितनी गहराई हो गई कुएं की? 5 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 210 + 20, और जब तक पानी नहीं निकलेगा ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 150, 170, 190, 210, 230, ये हमारा हो गया सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में देखिए, ये तो आपका कहलाएगा ए, तो ए बिल्कुल ठीक है, ए तो हमारा कुछ भी हो सकता है, तो ए 150 आपका हो गया। अब आप डी की बात करिए, तो किन्हीं भी दो के बीच आप डिफरेंस निकालिए, कहीं भी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी दो, लेकिन लगातार सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि आप 170 और 210 ले लें, नहीं, दो आपके लगातार सीक्वेंस आपको लेने हैं कोई भी, तो वहाँ पर जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो जो डी है वो आपका आएगा 20, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है इसमें आपका जो डी है वो सभी में बराबर है 20। तो यहाँ पर ये जो आपकी गिवन सिचुएशन है वो किस में होगी? AP में होगी। तो ये है आपका AP, आप इसे कह देंगे कि ये जो सिचुएशन गिवन है ये हमारी AP में है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या है कि एक सिलेंडर में कुछ गैस भरी हुई है, कुछ एयर है, वहाँ पर क्या है कि एक वैक्यूम पंप है जो क्या करता है, हर बार 1/4 एयर जो है वो निकाल देता है। लेकिन किसकी 1/4? जो वहाँ पर टोटल जो गिवन है पहले उसमें से उसने निकाला, अब जो बचा हुआ है उसमें से फिर 1/4 निकाला, ठीक है। देखिए एक कंडीशन तो ऐसी होती है, जैसे माना कि ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, तो माना कि इसमें 100 जो एयर है वो हमारी 100% मान ली मैंने, इसमें जो भी एयर है, तो एक बार तो क्या हुआ 1/4 निकाला, मतलब 25%, तो ये एयर यहाँ से निकल गई। तो अब ये जो बची है ना इसमें से 1/4 निकलेगी, ठीक है। हर बार 1/4 मतलब टोटल जो स्टार्टिंग में दिया था उसका 1/4 नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जैसे एक बार ये निकाल ली, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये वाली पूरी एयर निकालेंगे तो हर बार 1/4 निकल रही है, लेकिन नहीं, ये कहा जा रहा है 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग, जो बचता है ना उसका 1/4 निकलता है हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये मान लें कि स्टार्टिंग में जो टोटल एयर थी वो हमारी 100 थी, ठीक है, तो इसमें से जब एयर निकल जाएगी मतलब 1/4 जिसे हम कहेंगे 25%, तो अब एयर कितनी बच गई हमारे पास? 75, ठीक है। तो अब इस 75 का क्या होगा? 1/4। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम लेट टोटल एयर इन सिलेंडर इज़ 100%, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो टोटल एयर थी वो कितनी है? 100%। अब क्या हुआ, तो इस 100% को आप 100 भी कह सकते हैं, टोटल एयर जो 100 लीटर में कुछ भी है, ठीक है, तो 100 है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है? 100। अब इसमें से 1/4 निकल गई, तो अब रिमेनिंग क्या बचेगी? रिमेनिंग बचेगी यहाँ पर 75। अब इस 75 में से भी 1/4 निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका 56.25। इसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका डी है वो कितना है? 25, और यहाँ पर जब आप डी देखेंगे तो ये है आपका 18.75, मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डी है और यहाँ पर ये आपका डी है, तो दोनों डी क्या हैं? अलग, सेम नहीं है, जबकि ये जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या आना चाहिए था? सेम। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म से आपने निकाला D1, और जो आपका थर्ड माइनस सेकेंड टर्म वहाँ से आपने निकाला D2, और ये जो D1 और D2 हैं ये आपके सेम नहीं हैं, ये सेम होने चाहिए थे। तो क्योंकि ये सेम नहीं है इसीलिए ये जो आपका गिवन सीक्वेंस है ये आपका नॉट इन AP। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट इन AP, तो ये आपका गिवन सीक्वेंस AP में नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर सिचुएशन है दिव्या डिपॉजिट
₹1000 at the rate of 10% per annum. The total amount at the end of first year, second year, third year and so on. तो यहाँ पर दिव्या एक लड़की है, उसने क्या किया है, 1000 रुपये बैंक में जमा किए हैं 10% पर एनम के रेट से। तो वो जो पैसे उसने जमा कर दिए हैं, हर साल के एंड में वहाँ पर क्या होगा, एक अमाउंट होगा उसके पास टोटल। तो वो अमाउंट जो है, अगर आप उसे सिंपल इंटरेस्ट से देखें और सेकंड केस में उसे कंपाउंड इंटरेस्ट से देखें, दोनों केस में क्या वो एपी में होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो ये हमारा क्या होता है, जब आप इसका 1000 का 10% है, तो जब आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हर साल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 100 रुपीज़। क्यों आ जाएगा 100? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, वो आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, और हो सकता है पढ़ भी चुके हों। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकाला मैंने क्या किया, कितना अमाउंट था हमारे पास, 1000 रुपीज़। कितने रेट से इन्वेस्ट है, 10% से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 100। कितने साल की बात हो रही है, 1 साल की। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 100 रुपीज़। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब जो प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट होगा, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 + 100। इसका मतलब 1100 रुपये होंगे उसके पास। अब सेकेंड ईयर में उसके पास कितना अमाउंट होगा, ये 1100 तो होंगे ही, ठीक है। तो ये जो टोटल अमाउंट है ये तो होगा ही। अब उसमें सिर्फ 100 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके पास 1200। थर्ड ईयर के बाद उसके पास कितना अमाउंट होगा, तो ये 1200 तो होंगे ही। अब जो आपका इंटरेस्ट है वो ऐड कर लीजिए 100, तो ये हो जाएगा 1300। फिर उसके फोर्थ ईयर के पास कितना अमाउंट होगा फोर्थ ईयर के बाद, तो ये हो जाएगा 1300 + 100 = 1400, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 1100, 1200, 1300, 1400 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर से पूछ रहा था, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो ए है आपका वो हो जाएगा 1100, और जो डी है यहाँ पर वो आप कहीं पर भी माइनस कर लीजिए, वो आपका 100 आएगा। तो इसका मतलब ये जो गिवन सिचुएशन है ये आपकी क्या है, एपी में है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जैसे जो पहले साल होगा, जब आप बात करते हैं फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की, ठीक है, फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, उसके पास ये 1000 प्लस अब जो इंटरेस्ट आया है 100 वो हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गए 1100। अब जो सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर में उसके पास क्या होगा, यहाँ पर उसके पास होंगे ये 1100 प्लस, अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो 100 नहीं होगा, यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, ये जो 1100 है ना, इस पर इंटरेस्ट निकाला जाए। तो जब आप इस 1100 पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2110, ओके। फिर जब आप थर्ड ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखिए ये 1210 तो होगा ही। अब इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, अब इंटरेस्ट निकलेगा इस पर। तो अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 121, और जब ये 121 हो गया तो ये हो जाएगा 1331। बाकी आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर डी देखिए आपके पास कितना है, यहाँ पर डी हो जाएगा आपके पास 110, ओके। अब यहाँ पर डी की बात करेंगे, यहाँ पर डी कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 121। तो ये आपका जो D1 एंड D2 ये आपके क्या हैं, इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये जो गिवन सिचुएशन है नॉट इन AP, ओके। तो आप यहाँ से इसे बता सकते हैं कि ये AP में नहीं है, ओके। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है, इसमें इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप ऐसे लिख सकते थे इसे, जो आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम कहेंगे A1, वो आपने कैसे निकाली 1000, और यहाँ पर क्योंकि ये 10% का इंटरेस्ट रेट है तो आप इसे कह सकते हैं 1.1, ठीक है। और इसकी पावर कर देते हैं हम, यहाँ पर दरअसल n होता है, n की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका हो जाता 1100। A2 कैसे निकालते हैं आप, A2 के लिए 1000 लिखते, उसके बाद
इस 1.1 इसकी पावर आ जाती 2, तो यहाँ से आपको मिल जाता 1210। थर्ड ईयर की बात करते तो क्या हो जाता 1000 एज इट इज़ 1.1 की पावर हो जाती 3, तो यहाँ पर आपके पास हो जाता 1331। ठीक है, तो जब आपका 10% था ना तो आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते थे। ओके, बट बाकी क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं निकालना, सिर्फ 3 टर्म्स निकालनी होती हैं, तो आप इस वाले से इसे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप डी की वैल्यू को दिखा देंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक nth टर्म है जो कि क्या है a प्लस एन बी। ओके, तो यहाँ पर a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि a प्लस एन बी nth टर्म को यूज़ करके आप जो सीक्वेंस बनाएंगे वो AP में होगा, ये आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका जो है वो ये है कि आप a और b इनकी कोई वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी, जैसे मैंने मान लिया a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करिए, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से लेकर के सीक्वेंस बनाइए। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा उसे फिर आप देखेंगे वो AP में है या नहीं, तब फिर आप बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको a और b का एक और कॉम्बिनेशन लेना होगा कि फिर आपने ले लिया a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू ले लीजिए 1, और फिर यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से लेकर के सीक्वेंस बनाइए और बताइए कि ये AP में है या नहीं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है उसकी बात करते हैं, इसे छोड़ते हैं, तो जो जनरल तरीका है उसकी बात करते हैं। तो जो जनरल तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर लिखिए जो nth टर्म है आपकी वो क्या है a प्लस एन बी। ठीक है, अब जो हमारा d होता है वो क्या होता है, d हमारा कोई भी, जैसे मैंने लिया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अगर मुझे सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म लेनी है तो यहाँ पर मैं सिर्फ n की वैल्यू की बात करूँगी, a और b से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म के लिए जो n होगा वो हमारा कितना होगा 2, और फर्स्ट टर्म के लिए जो हमारा n होगा वो कितना होगा 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना a2, सॉरी यहाँ पर a यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि a प्लस एन भी ऑलरेडी गिवन है, तो कैपिटल वाले ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 के लिए जो n है वो कितना है हमारा 2, तो आप लिख सकते हैं a प्लस 2b माइनस, अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस b। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2b माइनस a माइनस b, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास b। ठीक है, अब आप d की वैल्यू किसी और टर्म को लेकर के निकाल दीजिए। मैं निकाल लूँगी यहाँ पर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं a4 माइनस a3, तो ये हो जाएगा a प्लस 4b माइनस a माइनस 3b, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास b। तो इसका मतलब आपने यहाँ से निकाल के देखा था d1 और यहाँ से निकाल के देखा था d2, तो आप कह सकते हैं d1 इज़ इक्वल टू d2 और इसकी वैल्यू कितनी है b। तो यहाँ पर हमारा d1 और d2 इक्वल है और उसकी वैल्यू है b। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन nth टर्म है, ये जो आपको nth टर्म गिवन है, तो इससे आप जो सीक्वेंस बनाएंगे वो हमारा क्या होगा AP में होगा। ये जो आपका nth टर्म है ये आपका AP में होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड d इफ गिवन सीक्वेंस इज इन AP। तो अगर AP में है तो आपको यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब पहला सीक्वेंस देखिए, यहाँ पर गिवन है p प्लस 90, p प्लस 180, इस तरीके से सीक्वेंस आपको गिवन है। उसके बाद p की भी एक वैल्यू दे दी, तो हमें कोई मतलब नहीं है p की वैल्यू क्या है, क्योंकि इससे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वो इसीलिए कराया था। यहाँ देखिए nth टर्म क्या था a प्लस एन बी, a और b की कोई भी वैल्यू हो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 90, यहाँ देख लीजिए कितना है वो 90, यहाँ देख लीजिए कितना है 90। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब हम d की वैल्यू निकालेंगे
तो ये जो डी है हमारा ये कितना है 90। कैसे भी निकालिए आप, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, तो हर केस में डी है आपका 90। दैट मीन्स ये जो गिवन सीक्वेंस है ये हमारा एपी में है, बाकी पी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसी का देखते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर हमें बताना है कि डी की वैल्यू क्या होगी अगर ये सीक्वेंस हमारा एपी में है। तो देख करके लग रहा है कि सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 10 है, 10 के बाद सीधा क्या किया है, 10 में 2 की पावर 5 को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो सिर्फ 2 की पावर 5 आपकी 2 की पावर 6 हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है उसे आप कहेंगे 10, सेकेंड टर्म है वो क्या हो जाएगी 10 + 32, जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगी 10 + 64। ओके, और जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी 10 + 128। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपके पास 42, ये हो जाएगा आपके पास 74 और ये हो जाएगा 138। अब यहाँ पर आप डी निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, तो ये जो आपका D1 है डज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, तो जब आपका D1 एंड D2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो गिवन सीक्वेंस है वो आपका एपी में नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब ये सीक्वेंस गिवन है तो इसे भी हमें बताना है एपी में है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसे थोड़ा सा जनरल टर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a + b। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं a + b + 1। इसे आप कह सकते हैं a + b, क्योंकि मैं जो सारी टर्म्स हैं उन्हें किस फॉर्म में बनाऊंगी, a + d, a + 2d, a + 3d। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं वो देखना है मुझे। तो ये देखिए, जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसे मैं कैपिटल A लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी थर्ड टर्म है वो हो जाएगी a + b + 2। ये हो जाएगा आपके पास a + b + 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इनमें कोई भी टर्म ले लीजिए आप। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है d वो आपका क्या है यहाँ पर 1। तो अगर d की वैल्यू 1 है हर एक केस में, तो जो गिवन सीक्वेंस है आपका वो क्या हो जाएगा AP में होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसे बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक सीक्वेंस तो है लेकिन ये AP में है या नहीं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये है आपका 25, ये है 49। देख करके ही पता चल रहा है ये हो जाएगा आपका नॉट इन AP। लेकिन आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर कि जो आपका D1 D2 है 2 D निकाल करके बता दीजिए और उसके बाद आप उसे कह सकते हैं कि ये आपका AP में नहीं है। ये लास्ट सीक्वेंस ले लेते हैं, इसे और बता दीजिए ये AP में है या नहीं। तो उसके लिए पहले इसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 25, 49, 73। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकालिए D1 कितना आ जाएगा 24, यहाँ से निकालिए D2 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए एक D और निकाल लीजिए D3, ये भी कितना है 24। इसका मतलब D1, D2, D3 सभी क्या है 24। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये हमारा हो जाएगा AP में। ठीक है, तो सीक्वेंस को ध्यान से देखना है, वैल्यूज़ को निकालना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये AP में है या नहीं। तो अब आप लेक्चर 1 और 2 इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।